हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। आज जनाब है 24 अक्टूबर और बैंकॉक आए हुए आज हमारा तीसरा दिन है। और कल के व्लॉग में मैं ये बता रहा था कि यार थाईलैंड के जो कार कल्चर है ना, जो बैंकॉक का, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, क्रेजी, नेक्स्ट लेवल। जिन लोगों को इसके बारे में पता होगा या जिन्हें नहीं पता या गाड़ियों का शौक रखते हैं, दे कैन सर्च इट ऑन। टोक्यो के बाद जो टोक्यो है ना, और जो टोक्यो को टक्कर देने वाला सीन है, वो बैंकॉक का है। तो आई हैड इन माइंड कि यार इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कल मैं कर्विस्तान कैफे गया था, लेकिन कल मैंने ये बात की थी कि इट्स नॉट इजी फॉर मी एज अ पाकिस्तानी कि मैं यहाँ लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूँ। मेरा कोई लोकल कांटेक्ट नहीं है। कॉन्टैक्ट्स बनाना कोई मसला नहीं है, वो आपके भाई को बहुत आता है। द पॉइंट इज कि कम्युनिकेट होना और ऑन टाइम कोऑर्डिनेशन होना, दैट्स व्हाट मैटर्स। मैंने ऑनलाइन जो चीज़ें मीडिया वगैरह देखा है, अब वो इवेंट्स में देख रहा हूँ, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो फिलहाल मेरे आइटनरी के दौरान इस हफ्ते में आ रहा हो। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने यहाँ के एक जो कार कलेक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स बड़े हैं ना, इनमें जो थाईलैंड में सबसे बड़ा लेजेंड है ना, भाई ने डायरेक्टली उससे रब्ता कर लिया। अब मैं सोचा था यार उसका रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, टाइमली आएगा, हो पाएगी बात, नहीं हो पाएगी। ज़ाहिर है बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कांटेक्ट करना इमीडिएटली ईजी नहीं होता किसी भी बड़े आदमी से। सो उसका रिप्लाई आया, ही वॉज वेरी नाइस। मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया, हमारी बात हुई। बट अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड ये कि उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ जापान 25 से 31 अक्टूबर तक, और मेरी 31 अक्टूबर से पहले थाईलैंड से रुकती है। ओए होए, आज 24 अक्टूबर का दिन था सिर्फ। लेकिन अगर उसकी जगह मैं विजिट कर लेता और मैं आपको दिखा देता, तो ये जो कार कल्चर, जितनी बातें मैं आपको कर रहा था ना, तो वो कहते ना कि एक ही जुमले में बयान हो जाना था सारा अफसाना। वो वीडियो, वो टूर, वो गैराज, वो कलेक्शन उसकी, डैट इज। मैं भी उसका नाम इसलिए नहीं दे रहा कि मैं आपको दूंगा सरप्राइज। हो सकता है, अब मुझे नहीं पता, मैं अभी करूँ, नेक्स्ट करूँ, अगले महीने करूँ, अगले साल करूँ, जब भी मैं दोबारा थाईलैंड आऊँ, या मेरी अब उससे बात तो हो रही है, कभी ना कभी कोऑर्डिनेट हो जाएगा सूनर और लेटर। पर अभी नहीं हुआ ना, आज नहीं हुआ। तो आज मैं थोड़ा सा लो था, ज़रा स्टार्टिंग मेरी लेट हुई थी। अब नहीं हुआ तो अब छोड़ देते हैं इस बात को, बस कर भाव। तो चलें जी, आज सबसे पहले निकलते हैं बाहर और चलते हैं। बैंकॉक का मौसम बड़ा हाल है यार, बारिश हो रही है हम लोगों को, क्योंकि बारिश के हम तरसे होते हैं, बादल हमें हर वक्त अच्छे लगते हैं, तो वी डोंट माइंड बारिश एनी टाइम। तो बैंकॉक की ट्रैफिक से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अरी की तरफ। अरी इज़ अ वेरी कूल वाइब, ट्रेंडी टाइप ऑफ नेबरहुड। ज़्यादातर टूरिस्ट लोग इस साइड पे नहीं जाते, लेकिन आई रेड समवेयर कि अगर आपने डिफरेंट साइड ऑफ बैंकॉक देखनी है तो आप इस जगह को ज़रूर विजिट कर लें। एंड ऐसा ही हुआ। यहाँ आके एक तो लोकल थाई लोगों के जो अच्छे रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसकी झलक मिली। बड़े मजे के रेस्टोरेंट और कैफेज नजर आना शुरू हुए, लेकिन मैंने जिस पर्टिकुलर कैफे में आना था वो तो 5 बजे बंद हो गया पहुंचते ही। ये चीज़ वैसे बैंकॉक की भी मुझे समझ नहीं आ रही कि रेस्टोरेंट और कैफेज के भी टाइमिंग्स है। अक्सर जगहों पे काफ़ी चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन थाई लोगों की जेनरस पर्सनालिटीज और इनका हॉस्पिटैलिटी का जो कल्चर है ना, ये वाकई तारीफ के काबिल है। स्टाफ बहुत सॉरी फील कर रहा था कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं यहाँ पहुंचा हूँ और कैफे बंद हो गया, एंड दे वर ऑल वेरी कीन टू हेल्प मी आउट, सजेस्टिंग अदर ऑप्शन। इनफैक्ट अपने कंपेटिटर्स का बता रहे हैं कि किसकी क्या चीज़ अच्छी है। तो हम दोबारा बाहर निकले और मजीद हमने थोड़ा सा गलियों में भी घूम फिर के, क्योंकि ये मेरा एक आदत भी है, शौक भी, नेबरहुड को एक्सप्लोर किया। मेरा इनिशियल इंप्रेशन ये था कि यार बैंकॉक तो बहुत बड़ा जाइगेंटिक सिटी है, इतनी सफाई यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड। मैं जिस भी कोने में गया हूँ, सड़कें, गलियाँ, सब कुछ साफ था, और रेजिडेंशियल एरियाज में तो इतनी सफाई थी कि देख के बंदा हैरान रह जाए कि शायद सब कुछ अभी अभी इंस्टॉल हुआ है। चलो जी, वाह। आते ही हमें एक पार्किंग यार्ड नज़र आया जिसमें जेम्स हैं, जेम्स। ओह माय गॉड। BMs 2-3 खड़ी हैं, वॉल्वो है, लेकिन वैसे पूरे पार्किंग लॉट में मुझे W124s ही नज़र आ रही हैं। सो ये वाली जो है वो बड़ी स्पेशल है, वाइट बॉडी है, किट लगी हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी है, ब्राबस है या कोई और है। बट जहाँ तक आप देखें, ता हद नज़र 124 आई एम श्योर 124 फैंस को ये कूल तो लगेगी। तो गलियों में चलते फिरते ऐसे खजाने नज़र आ ही जाते हैं, और मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ मिस हो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी बड़ी गंदी आदत है, लेफ्ट राइट मेरी झांकियाँ सिर्फ गाड़ियों के लिए जा रही होती हैं। और ऐसे ही एक पतली सी गली से चलते हुए मैं डिटेलिंग सेंटर में आ गया, जहाँ पे मुझे बड़ी प्यारी कंडीशन में 5th जनरेशन सिविक नज़र आई, और इसके साथ ही BMW E30, वो भी इक्वली नाइस एंड वेल केप्ट। और यहाँ की भी खातून मैनेजर ने मेरी शौक नज़र की वजह से मुझे बहुत असिस्ट किया, डिस्पाइट ऑफ द लैंग्वेज बैरियर वी हैड। जब तक किसी शहर की गलियों में स्ट्रोलिंग ना की जाए ना, तो उसका एग्जैक्ट आपको माहौल अखज़ नहीं कर सकते। अच्छा, हम यहाँ से अब कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद निकल के फिर किसी और एरिया में चलेंगे। मेरी लाटे है ना, 1 लाटे। नो हॉट।
अरी से अब हम निकल के जाने लगे थे मॉल की तरफ और मुझे एक अपने मतलब की शॉप मिल गई है यार। जाके देखते हैं यार अंदर। ये स्केल मॉडल्स की शॉप है यार, बहुत एक्साइटिंग लग रही है। ओह माय गुडनेस यार, एक तो ये ज्वेलरी जितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन जो कलेक्शन है ना यहाँ पे वो देख के मुंह खुल जाता है। हर साइज़ का स्केल मॉडल है और हर तरह की गाड़ी है भाई। एवरी काइंड ऑफ व्हीकल, घोस्ट, फैंटम। ओए होए होए यार, चेक करें ऑडी क्वार्ट्रोज रैली की है, उसके अलावा सेंचुरी और स्काईलाइंस, पोर्शियाज, कॉर्वेट, मैक्लेरेंस। सो ब्यूटीफुल। एवरी मैक्लेरन, इम्प्रीजाज, हाशिम की जिमनी। और नीचे देखें यार, NSX, एक्यूरा, पोर्शिया। ओ हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट ऑफ पोर्शियाज एवर। 918 ये 22,500 की है। सो इट्स लाइक ये भी 22,500 की है। वैल्यू फॉर मनी। हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होगी इसलिए हमें महंगी लगती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, ये शॉप बहुत ही फाइन है। इसमें देखें आप पीछे बहुत ज़्यादा यूनिक मॉडल्स हैं। यहाँ पे जी 6x6 की हैं। फिर ये आप देखें पुलमैन के और लैंडोले वर्जन्स भी हैं और वो पुलमैन है। उफ उफ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, राल मेरी टपक रही है। दुकान हो तो ऐसी हो भाई। और मेरे अलावा मेरे और भी काफ़ी दोस्त होंगे, स्पेशली हाशिम होता तो इधर से कोई 5-10 लाख की तो चीज़ें ख़रीद ही लेता भाई। ये देखिए जी, छोटे छोटे हेलमेट्स के मॉडल हैं, बीटल्स के। छोटे से छोटा साइज़ लेके ना बड़े से बड़े तक है। ये 500-600 की है, तो हमारे ये 5,000 का बनता है ये मॉडल। वेस्पा, फार्मूला 1s, बाइक्स, BMs, K सीरीज़, GS, ZX8, ट्रैक्टर्स हैं। ओके जी, रेसिंग ट्रक्स, आगे ट्रॉली, आगे यूनिमॉग। वाह वाह। ऑलराइट, ओके ओके, not leather, it's a fabric seat. Okay, 43,000 for this Landaulet. Okay, and this does 39,000. So मुझे जो चीज़ पसंद आई है ना इस पूरे उसमें, वो ये है यार, ये पुलमैन जो है ये 39,000 की है। जो लैंडले है ना वो है 43,000। ये नहीं कि आपके ये तकरीबन 3.5 लाख का। अब यहाँ आके देख के मेरा दिल तो बड़ा कर रहा है यार। वो S क्लास का मॉडल बहुत उफ, नीचे उसकी भी पुलमैन है। ओ भाई, आई लव इट यार। ये क्या चीज़ है भाई। मसला ये है कि इधर सस्ता कुछ नहीं है। जो भी चीज़ मुझे पसंद आ रही है ना वो लाख रुपए से ऊपर ही है। और ये देखें जी, DTMs मर्सिडीज़ की, क्या बात है यार। चलो जी, अब चलते हैं मॉल बाय फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन बैंकॉक। और मज़े की बात यह है कि इट्स वेरी इजी। आपने गूगल मैप के ऊपर सिर्फ डेस्टिनेशन एंट्री करनी है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। फिर आप ट्रेन का आइकन क्लिक करें तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सारा रूट आपको गाइड करेगा, एक एक ट्रेन का नाम, लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर के साथ। सो हमने ये ग्रीन लाइन ली अरी से और हम जा रहे हैं सियाम, तो ये सीधा जा रही है। अगर इधर किसी स्टेशन पे जाना है तो ये जंक्शन आता है, यहाँ से आप कलर चेंज कर लेते हैं तो लाइन दूसरी ले लें। सियाम जो स्टेशन है वो हमने एग्ज़िट किया और उसके बाद ये जो सारा एरिया है ना, ये शॉपिंग मॉल्स का एरिया है। MBK सेंटर जो है वो सबसे बड़ा है, कहते हैं 20,000 प्लस शॉप्स हैं वहाँ पे। और उसके साथ सियाम पैरागॉन और सियाम सेंटर, सियाम स्क्वायर और भी यहाँ पे मॉल्स हैं। और इन सब मॉल्स के बीच में जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे भी शॉप्स हैं। नेटफ्लिक्स खोलते हो तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आप ट्रेलर देख के सो जाते हो ना। जहाँ इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो वहाँ आप भूल ही जाते हो कि आपने लेना क्या था। तो शायर इस शेयर में ये कहना चाह रहा है कि बैंकॉक इज़ अ हेवन फॉर शॉपिंग एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉल्स। यहाँ हज़ारों लाखों दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए पूरा कम से कम एक दिन ज़रूर स्पेयर करके आएँ। बैंकॉक में आपको शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा भी शॉपिंग फेयर्स और होलसेल मार्केट्स बहुत अच्छी मिलती हैं। विच एवर पर्टिकुलर थिंग यू आर लुकिंग आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल शूज, स्पोर्ट्स वियर्स, जैकेट्स, सूट्स, कुछ भी, जस्ट सर्च इट ऑन इंटरनेट बिफोर कमिंग हियर और आपको आपके मतलब के स्टोर
स्टोर्स का पहले ही पता होगा, बिकॉज देयर आर स्टोर्स जो सारा साल ही सेल्स ऑफर कर रहे होते हैं अप टू 70 and 80% ऑफ प्राइसेस, और उनका कॉन्सेप्ट है बल्क सेलिंग का। और ये चीज आप मॉल्स के अंदर आके वॉक इन करके नहीं एक्सप्लोर कर सकेंगे, क्योंकि ये बहरी जहाजों जितने मॉल्स हैं। तो हम भी इस वक्त कुछ ज्यादा चीजें लेने वाले तो थे नहीं, मैंने अपनी शॉपिंग कोआला के लिए रखी हुई है, क्योंकि अगर हम ट्रिप के शुरू में ही पैसे खर्च बैठे भाई तो मलेशिया में क्या करेंगे रोड ट्रिप का। तो सिर्फ जरूरत की 1-2 चीजें ले ली, जिसमें एक टायर का नया सेट लेना था। अब यार ये सारे शूज रख के हम ट्राई करने लगे हुए हैं, और मकसद जूता लेने का सिर्फ ये है कि डिजाइन जाए पहाड़ में, सिर्फ चलने के लिए जो कंफर्टेबल जूता है ना वो कोई ले। तो आखिर में ये लग रहा है कि ये वाला जो है ना टायर सेट हम डाल दें। ऑल टेरेन है, मेमोरी फोम है, चलने में कंफर्टेबल है, कर्व मुनासिब है। वैसे मैं चाहता था आपको पूरे ब्लैक में मिले, वाइट अच्छा लगता है लेकिन गंदा बहुत होता है। मॉल से निकलने के बाद हम लोग वॉक कर रहे थे, और वॉक करते करते इत्तफाकन हम लोग एक मुस्लिम नेबरहुड की तरफ आ गए। वहाँ पे स्ट्रीट फूड के काफ़ी स्टॉल्स भी थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर बंद। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स भी नज़र आ रहे हैं, सारे मुस्लिम फूड स्टॉल्स हैं, और मस्जिद देख के बिल्कुल आइडिया हो गया कि ये अपना इलाका है। मस्जिद दारुल अमान। भूख हर वक्त ही मुझे लगी होती है, और ये हलाल थे तो नो रेजिस्टेंस 2-3 स्टॉल से मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करना शुरू कर। बैंकॉक की जो स्ट्रीट फूड की वाइब है वो बहुत ही कमाल है, नेक्स्ट लेवल है, लेकिन उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि आपको हलाल फूड के ऑप्शंस ज़रा कम मिलते हैं। लेकिन बैंकॉक अगेन इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सब कुछ है। आपको हलाल स्ट्रीट फूड की अलग पूरी की पूरी मार्केट मिल जाएगी। आई अनफॉर्चुनेटली कुडंट विजिट इट, बट इफ यू आर इनटू स्ट्रीट फूड, बैंकॉक की हलाल स्ट्रीट फूड मार्केट जरूर विजिट करें। पर्सनली मुझे स्ट्रीट फूड टाइप चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, पाकिस्तान में मैं इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। लेकिन जो चीज़ काबिल तारीफ है वो ये कि हमने यहाँ जो भी स्ट्रीट फूड का स्टॉल देखा है, वो बंदा इतने तमीज़ और सफाई से काम कर रहा होता है कि आपको देख के लगेगा कि पता नहीं कितना शौक है इसे काम करने का। चाहे स्टॉल बड़ा है या छोटा है, चीज़ आपको मयारी मिल रही है। आई रिकमेंड यू कि आप $1-1.5 के स्ट्रीट फूड से लेके मिचलिन स्टार तक सब कुछ ट्राई करें बैंकॉक में। तो ऐसा है ना कि फ्लोटिंग मार्केट्स विजिट करने के लिए थाईलैंड में आपके बैंकॉक में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन जो सबसे बड़ी है, ज़्यादा मशहूर है, जहाँ ज़्यादातर लोग जाते हैं, वो है डैम नियॉन करके कुछ। उसका डिस्टेंस हमारे होटल से इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहा था। अगर हम उस साइड पे जाते ना तो हमारा सारा दिन वहीं लग जाना था। लेकिन उसको जो लोग विज़िट करते हैं उसके साथ रेलवे मार्केट भी होती है, तो वो 2 अट्रैक्शंस एक साथ होती हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर हम वो नहीं करें तो हमारे पास 3 छोटी फ्लोटिंग मार्केट्स और भी हैं, दे आर गुड एज वेल। तो हम वहाँ उनमें से एक विज़िट कर रहे हैं अभी, ताकि हम दोबारा सिटी की दूसरी साइड पे चले जाए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी डेस्टिनेशन है। लगता ये है कि हमारा जो तजर्बा था ना वो करीब वाली फ्लोटिंग मार्केट देखने का, वो गलत फैसला हो गया। इट्स क्लोज प्रॉबेबली। टाइम बचाते बचाते उल्टा और गवा बैठे, अब यहाँ से दोबारा री राउट करके एक और फ्लोटिंग मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ड्यू टू सम पब्लिक हॉलीडेज जो आजकल बैंकॉक में चल रही थी, उसकी वजह से कुछ चीज़ें खुली थी, कुछ चीज़ें बंद थी, जो हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे। ये है ना, ये दिस इज मार्केट मैप। अच्छा जी, हम खड़े कहाँ पे हैं? हमजा क्या नाम है जिस तरफ हम जाने लगे? सेठ साहब, वो लंदन स्टाइल का टेलीफोन बूथ भी लगा हुआ है। अच्छा, और टीपू अंकल को कॉल कर लेते हैं यहाँ से। टीपू अंकल कोई अंकल नहीं है, वो हमारा एक बडी है, उसका नाम हमने टीपू अंकल रखा हुआ है। PhD कर रहा है, वैसे वो बहुत बड़ा स्कॉलर है भाई, बहुत बड़ा स्कॉलर है। इस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, वो उसका प्रोफेसर है। दोनों बड़े मुंह मेरा। तो दोबारा 20 मिनट की टैक्सी पकड़ के वो यार एट अनदर फ्लोटिंग मार्केट, एंड टू आवर लक ना ये पूरी खुली थी ना ये पूरी बंद थी, पर हमारे लिए काफी है। हम इसको देख के शौक पूरा कर लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन आपने वो जो डैम नियॉन करके है ना पहले वाली, वहां जाना है। बिकॉज इस मार्केट को देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि फ्लोटिंग मार्केट एक्सपीरियंस इज समथिंग विच इजंट सपोज्ड टू बी मिस्ड। बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा आपको फील आएगी। यू विल जस्ट गो बैक इन टाइम। पुराने वक्तों में बैंकॉक का एक बड़ा हिस्सा वाटर चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड था, और ये लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा हुआ करता था। आमदरफ्त, खरीदो फरोख्त सब कुछ होता था यहाँ से। रिवर फ्रंट के ऊपर लोगों के जो घर हैं उसकी स्पेसेस उन्होंने एज अ रेस्टोरेंट, एज अ शॉप और सेल एनीथिंग डिस्प्ले पे लगाया होता है। इनफैक्ट पानी भी काफी साफ सुथरा है, पानी के अंदर मछलियां चलती हुई नजर आ रही हैं। इस मार्केट में भी टूरिस्ट शॉप, सोविनियर, रेस्टोरेंट्स और कन्वेंशनल शॉप्स भी थी, और यहाँ पे DIY वर्कशॉप्स जो आपको आर्ट्स, पेंटिंग, थाई कुजीन, इससे रिलेटेड स्टफ की एक्टिविटीज करवाते हैं।
और यहीं आर्ट सेंटर के बाहर इन्होंने ये छोटे छोटे वुडन पैड्स रखे हुए थे जो कि आप खरीद सकते हैं और इसके ऊपर अपने मेमोरेबल राइटिंग नोट्स, बड़े आर्टिस्टिक से कूल ब्रिजेस हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप नोट करके बांध के जा सकते हैं। 5-10 साल बाद आए दोबारा देखें। और ऐसी जगहों पे घूमने का ये मजा आता है कि ये सब कुछ नेचुरली ओवर द स्पैन ऑफ टाइम इवॉल्व होके बना है। इट हैज़ अ यूनिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। रॉ और ओरिजिनल चीज को फील करने का एक्सपीरियंस ये अलग है और इसमें थाईलैंड हैज अ लॉट टू ऑफर। सो नो वंडर व्हाई थाईलैंड इज अमंग टॉप 5 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज ऑन द प्लैनेट। इन मार्केट्स को विजिट करने का वैसे तो प्रॉपर चैनल यही है कि आप टूर पैकेज बुक करते हैं और वाटर चैनल की डिफरेंट ट्रेल्स बनी हुई हैं, आप उस पर आ सकते हैं। हम लोग क्योंकि टाइम बचाने के चक्कर में डायरेक्टली जंप इन करके इस मार्केट में पहुंचे तो हमें यहीं से बोट लेनी पड़ी विच वॉज रादर मोर एक्सपेंसिव। लो भाई, हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम बिग बुद्धा जाएंगे और यहाँ से राउंड करा के हम वापस इधर आएंगे। तो ये है कि जी सेठ साहब ने इसके साथ डील बनाई है, 700 बात में डील बनाई है, ये 900 हमसे मांग रहा था। हम यहाँ से निकलते हैं, बिग बुद्धा जाते हैं और फिर वहाँ से हम आगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो 45 मिनट्स का ये टूर होगा। ये हमारा पायलट तो ऐसे तैयारी पकड़ रहा है जैसे ये पता नहीं हमारे साथ ट्रिप पे जा रहा है। और यहाँ पे मेरा दोस्त इंटरेस्टिंगली खुसूसी अल्फाज में ये बता रहा है कि सारे टूरिस्ट फंस के बोटों में जा रहे थे और उसने हम 3 बंदों के लिए पूरी लॉन्ग टेल बोट चार्टर की है। स्वैग को प्रेजेंट करना सेठ साहब इज गुड एट इट। And now going through the city between the water channels एक टोटली अलग ही पर्सपेक्टिव नजर आने लग गया बैंकॉक का, जो पिछले 3-4 दिन में नहीं नजर आया। लोकल लाइफ की एक प्रॉपर खुली झलक नजर आई एंड इट्स सो नाइस टू सी कि इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतनी ग्रीनरी है। पुराना लकड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो इतना प्रिजर्व्ड है। लोगों का लाइफस्टाइल काफी लेड बैक है। थाई बहुत मेहनती हैं लेकिन इनकी जिंदगियों में, इनके चेहरों पे एक इत्मीनान नजर आता है। इनका भी फैमिली कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है एंड मोस्ट ऑफ द थाई पीपल सीम टू बी वेरी हैप्पी। अच्छे मूड में होते हैं हर वक्त। गोल्डन आर्क के करीब आके और भी व्यूज जबरदस्त होते गए और अनफॉर्चुनेटली जब हम बिग बुद्धा पहुंचे तो यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो ये हम लोग खुद नहीं देख पाए। बैंकॉक की साइट सीइंग के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. The water's so still and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rains. Follow my love, the scent that's in spring air. Follow the moon into the sun. There's a call for new beginnings here. Let the sorrow of yesterday disappear. Let your body be new. सो आफ्टर फ्लोटिंग मार्केट अब हमें 1.5 घंटे की टैक्सी राइड लेके सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे जाना था। और क्योंकि आज चीज़ें थोड़ी मिसमैनेज हुई और टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ तो हम जिस जगह जा रहे हैं वहां से भी हम लेट हो गए थे। मुझे विजिट करना था लिबर्टी वॉक बैंकॉक, जो कि एक बहुत बड़ा हब है कार कम्युनिटी का। बंद हो गया था, मैं नहीं पहुंच सका। और इसके बाद बैंकॉक की मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे पहुंचा, प्राइवेट कार कलेक्शन बेस्ड एक कार होटल जिसमें बंदे नहीं गाड़ियां ठहरती हैं। कोई 15 से 20 मिलियन डॉलर प्लस का सामान वहां पड़ा होता है। पहुंच तो मैं वहां पे गया लेकिन 3 मसले थे। बंद था, रेनोवेशन चल रही थी मेन बिल्डिंग में, और तीसरा ये कि ये एक्सक्लूसिवली प्राइवेट एक्सेस वाली जगह थी। पब्लिक या वॉक इन का तो कोई सीन ही नहीं था। पर डायलॉग के जरिए बहुत से मसले हल हो जाते हैं। और भला उस खातून के जिसने ओब्लाइज किया, प्रॉबेबली वो ऑनर की बेटी थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला बिकॉज बात मैं उनसे कर रहा था लेकिन ध्यान मेरा नजर सारी की सारी गाड़ियों पे थी। उस टाइम पे सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा था, मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे रहा था, उनसे भी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, और हम साथ साथ जितनी सी फैसिलिटी उनकी ओपन थी उसका टूर कर रहे थे। उनके साथ भी अब नाउ आई एम इन टच और दोबारा नेक्स्ट विजिट के ऊपर डिटेल कवरेज कर सकेंगे। बट द अमेजिंग पार्ट इज कि यार ये कलेक्शंस और ये गाड़ियां, इनकी ज़ियारत करना इट्स नॉट नॉर्मल। एक तरफ ये वाइट क्लासिक 1950s की स्पीडस्टर खड़ी है 356 पोर्शे, दूसरी तरफ भाई ये पोर्श का कलेक्टेबल ट्रैक्टर खड़ा है, उसके ऊपर भी उसका मॉडल पड़ा हुआ है। होंडा का क्लासिक कब खड़ा है, पॉकेट ट्रेल पड़ी है, दीवारों पे पोस्टर्स, मैगजीन, ऊपर नीचे चीजें लगी हुई हैं, छोटे छोटे इंटीक कलेक्टेबल्स, चारों तरफ चीजें जो है ना वो लोडेड एंड लदी हुई हैं। ये होता है ना शौक है कलेक्शन। ये डाई कास्ट मॉडल्स जो आपको सुबह दिखा रहा था, ज्वेलरी की तरह एक्सपेंसिव है। ये चारों तरफ
चुन चुन के दुनिया से ला के इधर डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। क्या शौक है यार कलेक्शन का। इधर खड़ा होना अहले नजर के लिए सादत है। इस कमरे में इतना सामान था कि आपको डर लगता है कि जब आप पलट के घूमेंगे किसी चीज में ही लगेंगे। पोर्श की जन्नत है ये कमरा, और पोर्श के अलावा सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे खड़ी है, ये सफेद बला होंडा NSX 90s का होंडा लेजेंड मिड इंजन। आई थिंक होंडा की इससे बड़ी गाड़ी रूए जमीन पे नहीं होगी। और यार क्या बोलूं कंडीशन के बारे में, गाड़ी की नज़ाकतें तो आपको नज़र ही आ रही हैं। और सामान देखें, सामने रेस के डब्बे बम्पर को बज रहे हैं भाई। फैंटेसी लैंड, चारों तरफ असला पड़ा है यार। एंड लुक एट दिस फ्रिज, क्लासिक फिएट 500 के हुड में फ्रिज है यार। निज़्मो की ट्रेज पड़ी हैं, ऊपर रूफ से चीजें लटक रही हैं, बैनर्स साइकिल्स लगी हुई हैं। ये क्लासिक 1970s की 911 फ्लैशी रेड कलर में, नीचे पोर्श का बच्चा पड़ा है। एंड ऑन दिस कॉर्नर 992 लेटेस्ट जनरेशन की स्पीडस्टर, दूसरी तरफ पोर्श की पहली स्पीडस्टर वाइट वाली खड़ी हुई थी। एक ही कमरे के कोने में 70 साल की तारीख रखी हुई। उसके पीछे ये 964 का स्पीडस्टर, और उसके पीछे ये 993। मैं पोर्श का फैन वैसे एवं ही नहीं हूँ। पोर्श की हर गाड़ी को देख के लगता है कि दिल से बनी है, पहली और आखिरी है। तो भाई मैंने यहाँ पे बस तस्वीरें ली और गाना गाया दिल में कि यहाँ कदम कदम पे लाखों हसीनाएं हैं। इस बैलून के अंदर जो चीज़ खड़ी है वो है R34, और R34 बैंकॉक के अंदर जो गाड़ी है ना, वो तकरीबन 5 लाख से $1 मिलियन तक है। यहाँ पे गाड़ियाँ रैप्ट खड़ी हैं। अब अर्थ है, इन सब चीज़ों के नीचे कोई ना कोई ख़जाने हैं, कोई ना कोई बलाएँ हैं। ये सुपरा खड़ी है, और सुपरा के आगे जो खड़ी है वो है 400Z, ये सक्सेसर है 350 की। अब अर्थ जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये एम्प्टी एग्रेसिव 80s डले हुए हैं। ये डैकार एडिशन है 911 का। वाह, मेरे लिए तो ये गाड़ी बेस्ट पॉसिबल जो फैंटेसी हो सकती है ना, वो ये वाहिद गैरेज है जहाँ पे मैंने अभी तक ये जिमनी देखी है, और ये सिंगल सीरीज़ 70 सीरीज़ मैंने सिंगल कैब 70 देखी है, और वो 2 खड़ी हुई हैं। वहाँ पे जी वैगन है, रेंगलर है, पर डैकार बहुत स्पेशल है। और ये टाइप R जो है वो सिविक है। यहाँ पे जी सुबारू है, ये 300 ZX खड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये जो 660cc उमर भाई मेरे जो नॉर्थ कैंप वाले दोस्त है ना, वो जो के ट्रक्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आती। वो वाहिद बंदा है जो के ट्रक 60cc का जो है 660cc का इतना डिस्कवर कर चुका है। तो ये देखें, यहाँ पे इतने बड़े क्या कलेक्शन में, इतने बड़े गैरेज में ये चीज़ जो खड़ी है ना, इसका सीन ये है कि एक्चुअली जो के ट्रक का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका जो स्टाइल है, इसके जो इसकी एक अलग दुनिया है। जो इसको समझते हैं वो इसको खेलते हैं, इससे इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। और ये सिविक टाइप R, यहाँ पे अंदर जो है वो डिफेंडर खड़ी है। तो यार बहुत ज़बरदस्त था मेरा जो इंट्रोडक्शन हो गया बैंकॉक के कार कल्चर से। लेकिन यह है कि यहाँ पे वीडियो बनाना, पिक्चर्स लेना, कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं करते, लेकिन इनकी मेहरबानी कि उन्होंने थोड़ा सा जो है ना ओब्लाइज किया। पर मेरा इस जगह से जाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं लिटरली गाड़ियों से बातें कर सकता हूँ, मैं पूरी रात यहाँ पे गुजार सकता हूँ, इतनी डिटेल है। मेरा ख्याल है इतनी देर में मैंने जो आपको बताया वो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं पूरा घंटों इसके ऊपर कमेंट्री कर सकता था, बोल सकता था, लेकिन बस सही है यार, जितना हो गया सो फार सो गाइस। अब सीन ये है कि नेक्स्ट मैं अब जिस जगह पे आया हूँ ना, इस पूरे कंपाउंड को स्मिथ्स गैरेज कहते हैं। ये यहाँ पे ऑटोमोबाइल हेड्स जो गाड़ियों के शौक वाली कम्युनिटी है सारी, उन्होंने एक खुद ये जगह बनाई हुई है। ये मेरे पीछे आपको ना डिफरेंट हैंगर्स नज़र आ रहे होंगे। इन सब के अंदर डिफरेंट कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स हैं। ये मर्चेंडाइज भी सेल करते हैं, कैफ़ेज़ भी हैं, कॉफ़ीज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। और पीछे जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इसका ज़्यादा खूबसूरत पार्ट है। वो एक रेट्रो अमेरिकन पुराना गैस स्टेशन के स्टाइल में उन्होंने बनाया हुआ। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है। अब सीन ये है कि यहाँ पे जो है ना रेगुलर कार मीट्स होते हैं, और इस पूरे जो ये पार्किंग एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, एक तो देखें इतनी खूबसूरत जगह, वो पूरे माहौल वाली वाइब वाली वो बनाई ही इन कामों के लिए। तो जब इस पार्किंग लॉट में गाड़ियाँ लगती होंगी और कार मीट्स होती होगी, तो कैसा इधर ग्राउंड सजता होगा, माहौल होता होगा। क्योंकि मेरे पास टाइम का, मैं लिमिटेड आइटनरी पे हूँ, अभी तक मैं कोई भी कार मीट जो है वो कैचअप तो नहीं कर सका, और कल मैंने यहाँ से निकलना भी है। तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज़ें खुली हुई थी, उसमें से एक ये जापानीज़ बार था। आई वेंट इन देयर एंड बस लुक अराउंड कर रहा था, एंड आई मेट द गाय हु वाज रनिंग दिस प्लेस। जब उसे पता चला कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ एंड ट्रैवल एंड ऑटोमोटिव
कंटेंट बनाता हूँ, तो उसने बड़ी रिस्पेक्ट दी एंड ही वाज वेरी काइंड। और उसे बड़ा अफसोस भी हो रहा था कि टाइम पे कोई इवेंट नहीं हो रहा, और उसने अपनी हॉस्पिटैलिटी के गेस्चर में ये किया कि ही सेड कि मैं आपके लिए बाइक वाला शोरूम ओपन करता हूँ। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तो आप ज़रूर देखें, बैठें, चीज़ें चेकआउट करें। मैंने उसे मना करने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके इस इज़्ज़त को मुझे फिर कबूल ही करना पड़ा। यार ये इस बंदे का प्यार है, देखो इसने स्पेशली सारा कुछ ओपन किया है, शटर भी ओपन किया है। थैंक यू सो मच ब्रदर, आई रियली अप्रिशिएट। व्हाट्स योर नेम? एमथीम। अब्दुल। नाइस टू नो यू, सो नाइस ऑफ यू। तो भाई लिखा ये हुआ है कि 2017 की है, और इसमें कस्टमाइजेशन वर्क्स भी हुए हैं। 2017 की टाइप 9 ईवो 28 लाख भात की है, और ये जो है R1000 R स्क्रैम्बलर बहुत प्यारी लग रही है यार। दिस इज़ क्लासिक 1989 980